Hello class. Today we will start with the first chapter of civics. It is on page number 215 of your social book, that is Time Tales. Okay, so take out page number 215. Chapter first, Democracy and Equality. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी की ज़रूरत क्यों है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं केस स्टडी से। सो कांता एंड गोपाल आर रेसिडेंट्स ऑफ हरिगांव। तो ये हरिगांव में रहते थे, कांता और गोपाल रेसिडेंट्स थे वहाँ के। कविता इज़ रनिंग फीवर अगेन, आई थिंक इट इज़ मलेरिया, said Kanta to her husband Gopal। तो कविता है, कविता को फीवर आया हुआ है, बुखार आया हुआ है, ये बोलती है कांता अपने हस्बैंड से। तो कांता बोल रही है अपने हस्बैंड से कि कविता को फीवर आया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें फीवर इसलिए आया हुआ है क्योंकि उन्हें मलेरिया है। Yes, our area is never cleaned properly. We voted for Shridhar in the elections because he promised to keep the area clean and ensure round-the-clock supply of water and electricity. But nothing has changed, said Gopal. He was utterly disappointed. तो गोपाल बोलते हैं कि हाँ, हमारा एरिया गंदा संदा सा रहता है, पानी भरा रहता है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और जो श्रीधर है उसको हमने इलेक्शन में इसलिए जिताया था जिससे कि वो हमें प्रॉपर पानी प्रोवाइड करा पाए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा पाए और हमारे आसपास के एरिया को साफ़ रखे। आप समझते हो कि अगर एरिया गंदा रहेगा तो उसमें जो मक्खी मच्छर हैं वो पैदा होंगे और मक्खी मच्छर आपको बीमार कर देंगे। तो गोपाल बड़े ही डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं कि इस तरीके से श्रीधर ने किया कि जिस वजह से उन्हें इलेक्शंस में जिताया गया उस वजह को उन्होंने पूरा नहीं किया, उन्होंने उस काम को नहीं किया। He says that the authorities do not have enough trucks to collect the garbage regularly. I wonder how they come to collect the garbage of Model Town daily. That colony is just a road away from our area and yet had all the facilities that we lack here, कांता said angrily। तो वो बोलता है कि श्रीधर ने ऐसा बोला है कि उसके पास ना ट्रक नहीं है इतने कि रोज़ रोज़ उस कॉलोनी में, उस एरिया में ट्रक आए और कूड़ा सारा का सारा भरकर ले जाए। तो कांता बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारी बगल वाले एरिया में डेली कूड़ा इकट्ठा जो होता है उसको उठाया जाता है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं। तो उस एरिया में जब प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं तो उस एरिया से हमारा एरिया ज़्यादा दूर तो है नहीं, फिर भी ऐसा क्यों है कि यहाँ पर गंदगी है और यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। जब वहाँ तक ट्रक आ सकता है तो क्या इनके एरिया तक ट्रक नहीं जा सकता सामान उठाने के लिए, गंदगी उठाने के लिए? It is just during elections that these authorities make tall promises to us. I always fail to understand when we possesses the same right to vote as the people in posh colonies, why are we always treated differently from them? Said Gopal, sounding hopeless. बड़ा ही निराश होकर वो गोपाल बोल रहे हैं कि ऐसा क्या है कि जो पॉश कॉलोनी में, जो अच्छी कॉलोनीज़ में लोग रहते हैं वो भी वोट देते हैं, जो गंदी कॉलोनीज़ में रहते हैं वो लोग भी वोट देते हैं, पर पॉश लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और जो गंदी जगह पर रहते हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये लोग बड़े बड़े वादे इलेक्शन के टाइम पे करते हैं और बाद में उनको पूरा नहीं करते हैं? Why were कांता एंड गोपाल एंग्री विद द अथॉरिटीज़? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांता और गोपाल गुस्सा हैं अथॉरिटीज़ से? What were the differences between the areas of हरिगांव एंड मॉडल टाउन? तो क्या फ़र्क है हरिगांव में और मॉडल टाउन में कि मॉडल टाउन में सारी फैसिलिटीज़ हैं और हरिगांव में नहीं है? तो ऐसा क्यों है ये अंतर? डू यू थिंक इट वॉज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज़ टू नेग्लेक्ट द एरिया ऑफ हरिगांव? अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको सही लगता है कि जो अथॉरिटीज़ है वो एक एरिया को साफ़ रखें और दूसरे एरिया को ना रखें साफ़? तो नहीं है। Most of the countries in the world today are democracies. A democracy is based on the principle of equality. तो सारी कंट्रीज़ में आज हम देखें कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोग अपने चुनाव लड़ते हैं, लड़ने के बाद
पार्लियामेंट में जाते हैं, असेंबलीज़ में जाते हैं और उनको वो वादे पूरे करने होते हैं जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे लोगों से किए होते हैं। पर अगर हम जनरली और प्रैक्टिकल वे में देखें तो ऐसा नहीं होता है। इलेक्शंस के टाइम पे बड़े बड़े वादे होते हैं पर बाद में वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। पर अगर हम देखें कि डेमोक्रेसी है क्या, क्या है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी है लोगों को ये अधिकार देती है कि वो अपनी सरकार खुद चुन पाएँ। और ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ अमीर लोग चुनेंगे या कुछ लोग चुनेंगे या एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग सरकार को चुनेंगे। ये इक्वालिटी पर ही बेस्ड है, यानी कि हर इंसान बराबर का अधिकारी होगा सरकार को चुनने के लिए। Equality refers to the state of being equal in terms of status, rights and opportunities. तो इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी वो है जब आपके पास समानता के अधिकार हों, यानी कि आपके पास इक्वल स्टेटस हो, आपके पास अधिकार एक जैसे हों, आपके पास मौके एक जैसे हों। अगर आपसे बोले कि नहीं आप इस क्लास के हो, आप नहीं पढ़ सकते, तो क्या ऐसा आपको अच्छा लगेगा? आपको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही मिलती हैं और इक्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। In this chapter, we will study the importance of equality in a democracy and analyze how equality is practiced in one of the largest democracies of the world, India. India, democracy and equality. भारत देश, democracy and equality. India is considered as one of the most successful democracies of the world. The most influential factor is ensuring the success of Indian democracy is the right to vote. तो अगर हमारा देखा जाए तो भारत देश बहुत सक्सेसफुल है डेमोक्रेसी को फॉलो कराने में। अच्छे से यहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉलो कराया जाता है और वो कराया जाता है वोटिंग के थ्रू। यहाँ पर हर किसी को अधिकार है वोट देने का और यही रीज़न रहता है कि जो नेता होते हैं ना, वो इलेक्शन के टाइम पे लोगों के आगे पीछे घूमते हैं उनके काम करवाते हुए। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में भूल भी जाते हैं, पर अगर राइट टू वोट नहीं होता तो ये नेता सालों साल अपनी शक्ल नहीं दिखाते। In India, every citizen who is 18 years of age or above is entitled to vote in elections, irrespective of caste, class, religion or gender. This right to vote is also known as universal adult franchise. प्लीज़ इसको अंडरलाइन करिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार मतलब अगर आपकी उम्र 18 है या 18 साल से ज़्यादा है तो आप इलेक्शंस में वोट कर सकते हो, आप अपनी पसंद का नेता खुद चुन सकते हो। ओके, तो ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 और 18 साल की से ज़्यादा लोग अपने वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। The right to vote provides the people with an equal chance to elect their representatives to form the government. However, though we see equality among the citizens in the form of the right to vote, there also exists multiple inequalities in our country. जहाँ एक तरफ आप डिपेंड नहीं करता कि आप लड़का हो लड़की हो, आप किस क्लास के हो, आप किस रिलीजन के हो। अगर आप 18 साल के हो या 18 साल से ऊपर के हो तो आप वोट दे सकते हो। यही एक चीज़ है जो हमें समानता का एहसास दिलाती है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो दिखाती हैं कि अभी भी पूरी तरीके से इंडिया में इक्वालिटी नहीं है, लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोगों के पास इक्वल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन सी इक्वालिटीज़ हैं जो हमारी कंट्री में अभी भी नहीं है। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। Inequalities in India are based on religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. तो देखो इनइक्वालिटी काफ़ी बेसिस पर हमारे इंडिया में होती हैं, जैसे कि रेस, कौन किस रेस का है, कौन किस कास्ट का है, लड़का है या लड़की है, कहाँ पैदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी इज़ द कास्ट सिस्टम। और सबसे ज़्यादा जो भेदभाव होता है ना, वो होता है कास्ट के बेसिस पे, कौन किस कास्ट का है, कौन किस जाति का है।
द कास्ट सिस्टम डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू डिफरेंट ग्रुप्स। इसी कास्ट सिस्टम ने हमारी पूरी सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। It also dictated the professions that the members of these groups could practice without being subject to any change. Even आपने देखा होगा कि अगर किसी कोई कूड़ा उठाता है तो ये माना जाता है कि उसका बेटा भी कूड़ा उठाएगा, उसका भी बेटा कूड़ा उठाएगा। तो देखा कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कितना भेदभाव हुआ, और यहाँ तक कि ये भेदभाव काफ़ी लंबे समय तक चलता है उनकी फैमिलीज़ के साथ। और इसी भेदभाव की वजह से काम तक बट गए, प्रोफेशन भी बट गए, है ना, कि जो ये काम करेगा वो ऐसा हो जाएगा, जो ये काम करेगा वो ऐसा रहेगा, जो मंदिरों में बैठेंगे वो महान हो गए और जो कूड़ा साफ करते हैं वो गंदे हो गए। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कास्ट के बेसिस पे या क्लास के बेसिस पे हम किसी का भी प्रोफेशन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। द इरिवर्सिबल नेचर of this system ensured that some groups were treated superior while others were seen inferior and deserving of unfair treatment. तो इसी कास्ट सिस्टम की वजह से माना गया कि कुछ ग्रुप सुपीरियर हैं, महान हैं, अच्छे हैं, और कुछ ग्रुप बेकार हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, और अगर वो काम करेंगे तो वो गंदे काम करेंगे, बेकार कूड़ा उठाने के ये सारे काम करेंगे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। पर मैं तो उन लोगों को ज़्यादा अच्छा समझती हूँ जो कूड़ा उठाते हैं, कम से कम वो सफाई के तो काम में आते हैं। ऐसे पंडितों का भी क्या काम भाई, जो मंदिरों में बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, इससे अच्छे तो कूड़ा उठाने वाले हैं, कम से कम सोसाइटी को तो साफ रख रहे हैं। The people who were considered inferior by the supporters of the caste system have been recognized as the scheduled castes by the Constitution of India. और ऐसे कास्ट में जिसमें लोगों को इन्फीरियर माना गया, उस कास्ट को, उसको बोला गया शेड्यूल्ड कास्ट। क्या बोला गया उसे? शेड्यूल्ड कास्ट बोला गया। In India, the members of the scheduled caste have long been the victims of discrimination. और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना, इनका बहुत लंबे समय तक शोषण हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, बहुत भेदभाव इन्होंने लंबे समय तक झेला। द मोस्ट कंडेम्ड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इज़ अनटचेबिलिटी। और सबसे ज़्यादा था उसमें घातक अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत, लोग इन्हें छूना तक पसंद नहीं करते थे। अनटचेबिलिटी सब्जेक्टेड देम टू एक्सप्लॉइटेशन along with the lack of access of educational, employment and healthcare facilities। यानी कि वो हर चीज़ से अलग रहते थे। जिसमें सुपीरियर क्लास का इलाज हो रहा है उसमें वो अपना इलाज नहीं करा सकते उस हॉस्पिटल में, जहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं बड़ी क्लास के लोगों के, वहाँ वो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ सकते। तो बहुत लंबे समय तक इन लोगों ने भेदभाव झेला है। Similarly, there also exists gender inequalities in our society. Females are often treated as the weaker gender. In many areas, people celebrate the birth of a baby boy, while the birth of a baby girl is considered a burden on a family. तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, वो सेक्स के बेसिस पर भी बहुत होता है, यानी लड़का है या लड़की है। इवन आपने सोसाइटी में देखा होगा कि आज भी लड़का होता है तो बड़ी धूमधाम से उसके पैदा होने की खुशी मनाई जाती है, जबकि लड़की को एक बोझ की तरह समझा जाता है। A majority of women in our country are subjected to higher risk of malnutrition and diseases. Many girls are made to drop out schools to help their mother with the household work. कई सारी लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है जिससे वो घर में अपनी माँ की मदद कर पाएँ। In some families, women are not allowed to go out to work. Even कई फैमिलीज़ में तो औरतों को बाहर जाकर काम करने की भी परमिशन नहीं है, जॉब करने की भी परमिशन नहीं है। In some offices, women are considered less responsible and paid less than their male colleagues. यहाँ पर एक मेल बिल्कुल उतना ही काम कर रहा है जितना कि एक फ़ीमेल कर रही है, फिर भी उसको रिस्पॉन्सिबल कम माना जाता है, उसको कम जिम्मेदारी दी जाती है, और उसका जो पेमेंट होता है बराबर काम करने के बाद भी कम माना जाता है। The unequal treatment towards the people denies them the right to equality in the society in terms of status, income and access to various facilities such as education, employment and health care.
Thus, discrimination hurts their respect and dignity as individuals and makes them feel unequal than others in the society. और जब लंबे समय तक ये डिस्क्रिमिनेशन होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, तो वो उस सोसाइटी से अलग होने लगते हैं, उन्हें फील होने लगता है कि वो बराबर नहीं है। तो क्या ये बात सही है? अगर आप ये एहसास कराओ एक सोसाइटी को, एक ग्रुप को, कि आप हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो, तो सोच सकते हो ना कैसा लगेगा। तो ये उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी जो आत्मविश्वास होता है उसको तोड़ देता है ना, उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट करता है। इक्वालिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Articles 14 to 18 of the Constitution of India recognize every individual in the country as equal, irrespective of religion, race, caste, sex, and place of birth. In order to establish equality in the society, it outlines the provisions given below. तो 14 से लेके 18 आर्टिकल ऐसे हैं, हमारा आपको पता है कि आर्टिकल्स दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 14 से लेके 18 तक आर्टिकल वो हैं जो कि ये कहते हैं कि इंडिया का हर एक सिंगल सिटीज़न इक्वल है, हर कोई बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस रिलीजन का है, किस रेस का है, किस जाति का है, लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, कहाँ पैदा हुआ है। अगर वो इंडिया का सिटीज़न है तो उसको वो सारे राइट्स मिलेंगे जो कि बाकी सिटीज़न्स को मिले हुए हैं। तो देखते हैं क्या क्या लॉ राइट्स हैं जो कि सिटीज़न्स को मिले हुए हैं। तो सबसे पहला है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स दैट एवरी सिटीज़न ऑफ अ कंट्री इज़ टू ओबे द सेम लॉ, यानी कि कानून के सामने हर कोई बराबर है और इंडिया के हर सिटीज़न को सेम कानून फॉलो करना है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। The Constitution of India prohibits discrimination in all its forms on the grounds of caste, class, gender, religion, race and place of birth. यानी कि असमानता, भेदभाव किसी भी बेसिस पर नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी और कास्ट का हो, चाहे वो किसी और रिलीजन का हो, चाहे वो इंडिया में कहीं भी पैदा हुआ हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। Equal access to public places and facilities. It means that everyone in the country has equal access to public places such as shops, markets and parks, and public facilities such as roads and wells. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का कुछ ग्रुप्स ही इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल सबके लिए खुले हुए हैं, मंदिर सबके लिए खुले हुए हैं, इसके अलावा पार्क सबके लिए खुले हैं, मार्केट सबके लिए खुले हैं। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि तुम इस मार्केट में नहीं आओगे क्योंकि तुम इस पर्टिकुलर रिलीजन के हो, या तुम लड़की हो या लड़का हो, या कास्ट तुम्हारी क्या है या क्लास तुम्हारी क्या है। ओके, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ सबके लिए हैं और पब्लिक प्लेसेस सबके लिए खुले हुए हैं। एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म। छुआछूत हर तरीके से ख़त्म कर दिया है। इन एडिशन टू दीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑथराइजेज द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल मेजर्स to protect and encourage the advancement of women, children, the scheduled castes, the scheduled tribes and differently abled people who are socially and educationally backward in the society. इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सरकार को सारे वो अधिकार देता है जिसमें जो लोग पिछड़े रह गए हैं, जैसे कि औरतें, कुछ ऐसे बच्चे जिनको जो पढ़ नहीं सकते हैं महंगे स्कूल्स में, ठीक है, ऐसे बच्चे, औरतें, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने का अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने। और किसे दिया है? सरकार को। अगर आज भी गलत कुछ होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि सरकार अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। इक्वालिटी एंड द गवर्नमेंट। In order to implement the provisions of the Constitution of India, the government makes various laws and introduces special schemes. आपने देखा होगा अलग अलग स्कीम्स आती हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, उनके लिए नई नई स्कीम आती हैं, उनसे पैसा नहीं लिया जाता है, उनके लिए बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं,
इसके अलावा आपने देखा होगा कि जॉब्स में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं, अलग अलग वैकेंसीज़ निकलती हैं, है ना, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो गवर्नमेंट भी नई नई पॉलिसीज़ लाती है और उसे लानी चाहिए, जिससे कि जो लोग पिछड़े रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, अब उनका डेवलपमेंट हो पाए। While the laws protect the right of the people to be treated equally in the society, schemes provide them the opportunity to develop their skills and talents to the fullest. तो स्कीम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऐसे लोगों के लिए जो पिछड़े रह गए हैं और अब जो डेवलपमेंट अपने अंदर कर सकते हैं, तो इनके लिए स्पेशल स्कीम्स लाना ज़रूरी है। One such scheme launched by the government is the midday meal. Midday meal आपने सुना होगा, midday meal जिसमें बच्चों को सरकारी स्कूल में खाना दिया जाता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। The midday meal scheme was launched to ensure elementary education and nutrition for the children of socially disadvantaged groups in the society. तो देखो सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा खाना तक नहीं दे सकते हैं। तो ऐसों के लिए स्कीम लाई गई जिसमें जो भी उन स्कूल्स में पढ़ेगा, सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा, उसको दोपहर का खाना यानी मिड डे मील दिया जाएगा। इवन मैंने भी देखा है स्कूल्स में मिलता है मिड डे मील, बच्चे खाना खाते हैं और कुछ लोग तो खाना खाने के लिए ही स्कूल आते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि वो स्कूल आएंगे, उनको खाना भी मिलेगा। बेशक वो खाना खाने के लिए आ रहे हैं पर पढ़ेंगे तो पूरा दिन ना, तो पढ़ाई भी मिल रही है और खाना भी मिल रहा है उन्हें। The scheme was first introduced in the state of Tamil Nadu. In 2001, the Supreme Court instructed all state governments to adopt the same program in their schools within the next 6 months. तो सबसे पहले ये तमिलनाडु में शुरू किया गया था मिड डे मील स्कीम, और उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 6 महीने के अंदर जितने भी राज्य हैं वो भी अपने सरकारी स्कूल्स में क्या करेंगे, मिड डे मील लागू करेंगे, यानी कि अपने बच्चों को खाना प्रोवाइड कराएंगे। नाउ अचीवमेंट्स ऑफ द मिड डे मील स्कीम। अब फ़ायदा क्या क्या हुआ मिड डे मील का। सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द मिड डे मील स्कीम आर गिवन बिलो। इट हैज़ इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस रेट्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स। अब लड़कियां भी आने लगी, उन्हें खाना मिलने लगा तो उनकी अटेंडेंस बढ़ी, लड़कियां भी आने लगी। जो बच्चे पहले स्कूल आने से डरते थे या नहीं आते थे वो भी अब स्कूल आने लग गए। It has addressed the classroom hunger of poor students who earlier came to school but could not concentrate on studies due to their empty stomachs. यहाँ तक कि देखो, सोच के देखो कि वो एक बच्चा कैसे पढ़ेगा जो भूखा होगा, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है, वो बच्चा बेचारा भूखे पेट पढ़ पाएगा क्या। तो ये भी एक दिक्कत थी कि बच्चे भूखे पेट नहीं पढ़ पाते थे, पर अब उन्हें खाना मिलता है तो वो प्रॉपर वहाँ पर पढ़ाई में मन लगा पाते हैं। It has brought about the freedom to the working mothers to continue their jobs without worrying about the lunch of their children. इसके अलावा जो ऐसे लोग होते हैं उनकी मम्मियाँ इतना काम करती हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है, और ये स्कूल्स और ये स्कीम की वजह से वो फ्री हो गई, क्योंकि अब वो अपना काम आसानी से कर सकती हैं। उन्हें खाना बनाने की कोई चिंता नहीं है, बच्चे जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे वहीं पर खाना भी खाएंगे, तो अब वो आराम से अपना काम कर सकती हैं। It has contributed in fostering equality and reducing caste and class barriers by allowing the children of both upper and lower caste to eat meals together and by employing people from the disadvantaged groups as cooks and assistants. तो देखो, एक तो रोज़गार मिला, जो लोग खाना बनाएंगे, अब टीचर तो खाना बनाएंगे नहीं, खाना बनाने के लिए कुक रखने पड़ेंगे, तो एक तो रोज़गार मिला, लोगों को काम मिला, पैसा मिलेगा इसका, तो उनका भी घर चलेगा। इसके अलावा इक्वालिटी आ गई, बराबरी आ गई, चाहे बच्चा किसी भी क्लास का हो, किसी भी धर्म का हो, सब बच्चे बैठकर साथ में खाना खाएंगे और एक संग पढ़ाई भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, तो आ गई ना इक्वालिटी। Other schemes introduced by the government include reservations of seats for poor children in private schools. Even private school में भी कुछ गरीब बच्चों के लिए सीट रिजर्व रहती है। ये अधिकार आपके पास है कि अगर आप गरीब हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ पाएँ, तो आप पता कीजिए कि वहाँ पर कितनी सीट खाली हैं। कुछ सीटें रिज़र्व रहती हैं पुअर स्टूडेंट्स के लिए।
एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी होती है. However, despite the measures undertaken by the government, there still exists inequality in the Indian society. People are forced into unequal situations, exploited and treated unfairly on grounds of caste, class, religion and gender. पर अभी भी पूरी तरीके से हमारे इंडियन सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है. लोगों के संग डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों को अलग रखा जाता है. It is because people still consider the disadvantaged groups are inferior to them and continue to discriminate against them. क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास एडवांटेज नहीं है, अभी भी जो बेचारे पिछड़े रह गए हैं, उन्हें पिछड़े ही रहना चाहिए. तो जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी ना कि जो पिछड़े लोग हैं वो पिछड़े ही रह जाएं, तब तक कुछ नहीं बदल सकता. हमें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें भी हम उठाकर आगे लाएं, जिससे कि हमारी सोसाइटी का आगे जाके भला हो पाए. Thus, unless we change our attitude towards the disadvantaged, it is impossible to establish equality in the society in absolute terms. और जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक हम पूरी तरीके से समानता सोसाइटी में नहीं ला सकते हैं. Now, equality in other societies. अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी अदर सोसाइटीज़ में कैसी है. इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम इनइक्वालिटीज़ विद इन द सोसाइटी. In all democracies of the world, there exists some or the other form of inequality. तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री नहीं है जिसके अंदर असमानता है, लोगों को अलग अलग रखा जाता है. ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोगों को अलग रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्लास. फॉर एग्ज़ाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोचो अमेरिका तक की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि वहाँ पर इनइक्वालिटी है. The people of African origin have been subjected to unfair treatment. African Americans are descendants of the slaves who were brought from Africa to the USA. तो यहाँ पर इन लोगों के संग बड़ा ही इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये लोग वो लोग थे जिन्हें खरीद कर लाया गया था अमेरिका में काम करने के लिए. इसलिए अभी भी इनको इन्फीरियर माना जाता है, इनको कंटेम्प्ट की निगाह से देखा जाता है. These people were subjected to discrimination and unequal treatment. However, these things began to change to some extent on December 1955. पर 1 दिसंबर 1955 से ये चीज़ें चेंज होने लगी. When Rosa Parks and African American women started an agitation against the discriminatory policies towards the African Americans. जब रोज़ा पार्क ने शुरुआत की, एक ये विमेन थी, औरत थी अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, यानी अफ्रीका से लाए हुए वो लोग पहले जो अमेरिका में आकर बस गए थे, तो उन्हीं की क्लास की ये थी रोज़ा पार्क्स, और इन्होंने शुरुआत की थी लड़ने की कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए. One day, while returning from work in a bus, she refused to give up her seat to a white man. Her denial was against the norms of that time, according to which African Americans were to give their seat to white people when the bus was full. तो एक बार जब वो अपने काम से वापस लौट रही थी बस से घर पर, तो उन्होंने एक वाइट का मतलब जो मेन अफ्रीका के लोग, अमेरिका के लोग हैं, उन्हें सीट देने से मना कर दिया एक आदमी को कि मैं तुम्हें अपनी सीट नहीं दूंगी. जब मैं बैठी हुई हूँ तो वो अपनी सीट क्यों देने लगी? बस में और जगह नहीं है तो खड़े रहेगा वो, है ना. ऐसा थोड़ी है कि वो खड़ी होगी और उसको सीट देगी. तो ये एक्चुअली उस समय खिलाफ था, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जो अफ्रीका से लाए हुए लोग हैं, वो इन्फीरियर हैं और उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट करना चाहिए. और अगर बस फुल है तो जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो बैठा नहीं रहेगा, वो खड़ा हो जाएगा और अमेरिकन को अपनी जगह दे देगा. पर रोज़ा पार्क ने ऐसा नहीं किया. Her refusal started the movement called the Civil Rights Movement. The movement led to the introduction of the Civil Rights Act of 1964, which prohibited discrimination on grounds of race, religion or national origin. तो यहाँ से शुरुआत हुई सिविल राइट्स मूवमेंट की, और इसका नतीजा ये निकला कि सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, जिसने मना कर दिया कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन
नहीं होगा, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। अगर पहले से कोई अफ्रीकन अमेरिकन बैठा हुआ है सीट पर तो वो किसी वाइट को अपनी जगह नहीं दे सकता है। अपनी मर्जी से चाहे तो वो दे दे, पर ज़बरदस्ती उससे कोई नहीं कर सकता है। तो अब आपको पता चला इक्वालिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ यू हैव टू डू दीज की टर्म्स इन योर नोटबुक. Draw this flowchart in your notebook, and in the next class we will discuss all the question answers of this chapter. Okay, so prepare well for your test. Till then, bye.